नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल अल्फा लीडर्स में। मैं अभिषेक मिश्रा वशिष्ठ प्रस्तुत हूं इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेट्यूज के दूसरे वीडियो के साथ में, जहां आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इन इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेट्यूज के अंतर्गत आने वाले 4 इंपॉर्टेंट रूल्स के बारे में। इनकी मीनिंग क्या है, इनकी डेफिनेशन क्या है और इनके लैंडमार्क केसेस कौन कौन से हैं। तो बिना किसी अनावश्यक भूमिका के चलिए आराम से प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने पहले रूल के बारे में, जो कि लिटरल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन है। इसको ग्रामेटिकल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन या प्लेन मीनिंग रूल भी बोलते हैं। प्लेन मीनिंग रूल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस रूल के अंतर्गत किसी भी स्टेट्यूज के, किसी भी एनेक्टमेंट के, लॉ के केवल वर्ड्स पे, उस शब्दों पे ध्यान दिया जाता है। उसके शाब्दिक मतलब क्या निकल रहा है, उसकी लिटरल मीनिंग क्या निकल रही है, उस पर ध्यान दिया जाता है, ना कि किसी और चीज पे। यानी कि जब भी कोर्ट इस रूल के अंतर्गत किसी भी कोड को, एनेक्टमेंट को या प्रोविजन को इंटरप्रेट कर रहा होता है, उनके बारे में व्याख्या दे रहा होता है, तो वो महज उन चीजों पे ध्यान देता है कि इसका शाब्दिक अर्थ क्या कहता है, इसके वर्ड्स क्या कहते हैं, ना कि इसको बनाने वाले लेजिस्लेचर का या लॉ मेकिंग बॉडी का इंटेंशन कैसा था या उनका पर्पस कैसा था। अर्थात इस रूल के अंतर्गत जब भी इंटरप्रिटेशन किया जाता है तो कुछ भी इसमें नया नहीं जोड़ा जाता है। ये स्ट्रिक्ट रूल भी माना जा सकता है, एक रूढ़िवादी परंपरा भी मानी जा सकती है, जहां पे इसमें केवल इसके वर्ड्स पे, जो भी वर्ड्स इस लॉ के अंतर्गत, इस एनेक्टमेंट के अंतर्गत यूज किए गए हैं, उन पे ही ध्यान दिया जाता है। क्योंकि इस रूल के एक्सपोनेंट्स के द्वारा यह माना जाता है कि इसमें जो वर्ड्स यूज किए गए होते हैं एक लेजिस्लेचर के द्वारा, एक लॉ मेकिंग बॉडी के द्वारा, वो उनके इंटेंशन, उनके पर्पज सबको जाहिर कर देता है। इसलिए इस रूल में कुछ भी नया ऐड करने की, कुछ भी अलग से ऐड करने की आवश्यकता नहीं होती है। In Keshavnanda Vati V state of Kerala, 3, it was held that a word gets its color in the context in which it is used. The word gathers its meaning not only in the context that it has been used but from the words used in similar conditions. दूसरा रूल मिसचीफ रूल है। इसको हेडन्स केस भी कहते हैं क्योंकि ये इसी केस से कॉमन लॉ में इसकी ओरिजिनेशन हुई थी, इनकी उत्पत्ति हुई थी। हेडन्स केस के अंतर्गत इसमें कुछ पैरामीटर्स बताए गए थे जिनको मानना इस रूल के अंतर्गत इंटरप्रेट करने के लिए इन रूल्स का फुलफिल होना अत्यंत आवश्यक है। What was the common law before the making of the act? What was the mischief and defect for which the common law did not provide? What remedy the Parliament had resolved and appointed to cure the disease of Commonwealth? The true reason of the remedy. तो इस रूल को अगर देखा जाए तो ये एक लीगल मैक्सिम, जो कि उबी रेमेडियम इबी जस, यानी अर्थात वेयर देयर इज अ रॉन्ग देयर इज अ राइट, या जहां कहीं भी कुछ व्यक्ति के साथ गलत होता है तभी उनको कुछ राइट्स दिए जाते हैं, इन पर बेस है। यानी कि जब भी किसी व्यक्ति के साथ कुछ गलत होगा, कुछ मिसचीफ होगा, तो उसके उपचार में, उसकी रेमेडी में जो राइट्स दिए जाएंगे उन्हीं पर ध्यान दिया जाएगा। और ये रूल, पूरा मिसचीफ रूल इसी चीज पर बेस है। इसका पूरा कोर कॉन्सेप्ट भी यही चीज लेकर चलता है, जहां पे किसी भी लॉ, किसी भी एनेक्टमेंट को, किसी भी प्रोविजन को एक्सप्लेन करने के लिए, उनको इंटरप्रेट करने के लिए लेजिस्लेशन या लॉ मेकिंग बॉडी के इंटेंशन पे, उनका पर्पस क्या था, इस पे ध्यान दिया जाता है। यानी कि इस रूल के अंतर्गत जब भी लॉ का, एनेक्टमेंट का या प्रोविजन को एक्सप्लेन किया जाता है, उनकी व्याख्या की जाती है, तो केवल इस चीज पे ध्यान दिया जाता है कि उस लॉ को बनाते टाइम उस लेजिस्लेशन के या उस लॉ मेकिंग बॉडी का इंटेंशन क्या था, उस टाइम पे वो क्या सोचकर उन्होंने ये बनाया था, क्या उनका उद्देश्य रहा होगा। और इस वजह से उस मिसचीफ को, उस कृत्य को, उस रॉन्ग को ध्यान में रखकर ही उसको एक्सप्लेन किया जाता है। In the case of Bengal Immunity Company v State of Bihar, 5, the mischief rule was applied to the construction of Article 286 of the Constitution of India, observing that it was to cure the mischief of multiple taxation and to preserve the free flow of the interstate trade or commerce in the Union of India regarded as one economic unit without any provincial barrier, that the constitution makers adopted Article 286 in the Constitution. तीसरा रूल गोल्डन रूल या लिबरल रूल है। और इस रूल को गोल्डन रूल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये ना तो एक प्लेन मीनिंग रूल की तरह स्ट्रिक्ट है और ना ही एक मिसचीफ रूल की तरह किसी मिसचीफ को फॉलो करता है। इसके अंतर्गत ये प्रोविजन दिया गया है कि जब भी किसी लॉ को या एनेक्टमेंट को, प्रोविजन को एक्सप्लेन किया जा रहा हो या फिर उनको इंटरप्रेट किया जा रहा हो, तो उस टाइम पे सबसे पहले प्लेन मीनिंग रूल को अप्लाई किया जाएगा। यानी उस एनेक्टमेंट के शाब्दिक अर्थ को निकाला जाएगा कि उसको लिटरली उसका क्या अर्थ निकल के आ रहा है,
है, और अगर वो अर्थ उस एनेक्टमेंट के साथ कहीं भी कंसिस्टेंट नहीं हो रहा है, उसका समानार्थी नहीं है, उसके अनुसार उचित अवस्था में नहीं है, तो उसको उचित बनाने के लिए, उसको रीजनेबल बनाने के लिए उसमें कुछ बाहर से भी कुछ चीज़ें ऐड की जा सकती हैं ताकि उस एनेक्टमेंट को, उस लॉ को और भी यूजफुल बनाया जा सके, उसको अच्छा बनाया जा सके। यानी कि इस रूल के अंतर्गत कोर्ट को पूरी स्वतंत्रता मिली हुई होती है कि वो किसी भी लॉ को, किसी भी एनेक्टमेंट को इंटरप्रेट करते टाइम, उनको व्याख्या करते टाइम वो अपने पूरे डिस्क्रेशन का, अपने विवेक का पूरा इस्तेमाल कर सकते हैं, उनको पूरी तरह से यूज कर सकते हैं और एक एनेक्टमेंट को इस तरीके से इंटरप्रेट करेंगे कि उसे बनाने वाले की मेहनत या उनका जो भी लेबर जा रहा है वो जाया ना हो। In the case of Uttar Pradesh Bhudan Yagna Samiti v. Brij Kishore, the Supreme Court held that the expression landless person used in section 14 of UP Bhudan Brij Kishore, the Supreme Court held that the expression landless person used in section 14 of UP Bhudan Yagna Act 1953, which made provision for grant of land to persons, was limited to landless laborers. A landless labor is he who is engaged in agriculture but having no agricultural land. The court further said that any landless person did not include a landless businessman residing in a city. सबसे लास्ट में हम बात करते हैं अपने लास्ट रूल के बारे में, जो कि हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन का रूल है। हार्मोनियस को हिंदी में बोलते हैं सामंजस्य पूर्व। यानी कि इस रूल के अंतर्गत ये प्रोविजन दिया गया है कि जब भी किसी एनेक्टमेंट के, किसी भी प्रोविजन के दो पार्ट में कभी भी कोई इनकंसिस्टेंसी आती है या असामंजस्यता नहीं बैठती, वो विरोधी या विरोधाभासी प्रतीत होते हैं, तो ऐसे टाइम पे किसी एक पार्ट को ना पढ़ के उसको संपूर्ण पढ़ के फिर उनका अर्थ ऐसा निकाला जाना चाहिए कि उन दोनों में एक तरह का हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन हो जाए या एक सामंजस्य बैठ जाए, वो कहीं भी व्यर्थ ना हो, वो एक दूसरे के विपरीत ना हो। इस रूल के अंतर्गत भी कोर्ट को यह पूरा अधिकार दिया गया है कि वो अपने डिस्क्रेशन का, अपनी विवेकीय अधिकार का वो पूरी तरह से यूज कर सकते हैं और रूल को ऐसे इंटरप्रेट करें, ऐसे उनकी व्याख्या दें कि उसमें कुछ भी प्रोविजन का कुछ भी जाया ना हो और वो एक दूसरे के विपरीत ना हो। क्योंकि इस रूल के अंतर्गत ये मानकर चला जाता है कि जब भी एक लॉ मेकिंग बॉडी लॉ बना रही होती है तो उनका पर्पज कभी भी, उनका उद्देश्य कभी भी कुछ खराब नहीं हो सकता। उनके उद्देश्य की सम्मान किया जाना चाहिए, उनका जो भी पर्पज था उसका सम्मान किया जाना चाहिए और उनकी मेहनत को बर्बाद नहीं होने दिया जाना चाहिए। In TMA by Foundation we State of Karnataka, while interpreting Articles 29 and 30 of the Constitution, the Supreme Court observed that when constitutional provisions are interpreted, it has to be borne in mind that the interpretation should be such as to further incorporation. They cannot be read in isolation and have to be read harmoniously to provide meaning and purpose. They cannot be interpreted in a manner that renders another provision redundant. If necessary, a purposive and harmonious interpretation should be given. तो ये था इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स के अंतर्गत दिए गए 4 मेन रूल्स। आई होप आपको ये सारे ही पॉइंट्स, ये सारी ही जानकारियां अच्छे से समझ में आ गई होंगी। बाकी के लॉ से रिलेटेड वीडियोस, पॉइंट्स और टॉपिक्स के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।